क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना जो डिजीज़ वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे, उसी में आज हम लोग अगला जो डिजीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं जो डिजीज़ की हैं, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को जो डिजीज़ हैं वो समझ में आएंगे और किससे फैलते हैं, कारण, उपचार, साथ ही इसके उपाय, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। तो अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कौन सा डिजीज़ करेंगे? आज हम लोग करेंगे काली खांसी या कुकर खांसी किसे कहते हैं। मतलब जो काली खांसी होती है या कुकर खांसी होती है वो क्या होती है, और साथ ही कैसे फैलती, इसके कारण, बचाव के उपाय क्या हैं, ये सब हम लोग अपनी क्लास में जानने वाले हैं। और आज हम लोग अपनी क्लास में 2 डिजीज़ पढ़ेंगे, एक ये काली खांसी या कुकर खांसी पढ़ने वाला है, दूसरा डिजीज़ है टिटनेस, तो उसको भी आज हम लोग अपनी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि काली खांसी है क्या। काली खांसी को कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। जो काली खांसी है उसका दूसरा नाम क्या है? इसे कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्या है? संक्रामक रोग है। जो काली खांसी है वो एक संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। काली खांसी प्रायः खसरा होने के पश्चात असावधानी बरतने से हो जाती है। और काली खांसी कब होती है? जब खसरा होता है तब उसमें क्या होता है, अगर असावधानी बरती जाती है तो खसरा होने के पश्चात जो दूसरा रोग जन्म लेता है वो कौन सा है? काली खांसी है। और अधिक दिन तक काली खांसी रहने पर कमज़ोर बच्चों को निमोनिया तक भी हो जाता है। और अधिक दिनों तक क्या होता है, जब किसी बच्चे को जो है काली खांसी हो जाती है तो उसे तीसरा रोग कौन सा पकड़ लेता है? निमोनिया पकड़ लेता है। तो पहला क्या होगा, अगर किसी बच्चे को खसरा हुआ है और खसरे का जो रोग है उसमें असावधानियां बरत दी गई, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो वो किसका रूप ले लेता है? काली खांसी का रूप ले लेता है। और जब काली खांसी जो है अधिक दिनों तक रहती है और जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं उनमें क्या होता है, वो काली खांसी निमोनिया में बदल जाती है। तो ये जो रोग है बहुत ही भयंकर और संक्रामक रोग है। अब समझते हैं कि कारण क्या है इसका। काली खांसी या कुकर खांसी एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? एक संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है। यह रोग होमोक्रिटस पर्टोसिस और बैसिलस नामक रोगाणु से फैलता है। तो जो रोग है वो किससे फैलता है? होमोक्रिटस किससे फैलता है? होमोक्रिटस पर्टोसिस बैसिलस नामक रोगाणु से फैलता है। किससे फैलता है? रोगाणु से फैलता है। तो इस रोगाणु का नाम याद कर लीजिएगा या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि काली खांसी किससे फैलता है। तो होमोक्रिटस पर्टोसिस बैसिलस नामक जो रोगाणु है इससे काली खांसी फैलता है। इस रोग के रोगाणु बच्चों के खांसने से वायु में फैल जाते हैं। जो ये रोग है इसके रोगाणु क्या होते हैं, जिस बच्चे को ये रोग हो जाता है, काली खांसी हो जाता है, जब वो खांसता है तो उसके अंदर से जो रोगाणु होते हैं वो निकल करके कहाँ फैल जाते हैं? वायु में फैल जाते हैं, तथा बच्चों की वस्तुओं, खिलौनों इत्यादि के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। और बच्चे की जो वस्तुएं हैं, खिलौने हैं, इनके माध्यम से, साथ ही अगर सामने से क्या होगा, संपर्क होगा, मान लीजिए ऐसा बच्चा जिसको काली खांसी है उसके साथ कोई दूसरा बच्चा खेल रहा है और दोनों आमने सामने बैठकर खेल रहे हैं, अगर उस बच्चे को खांसी आ रही है तो दूसरा बच्चा सामने बैठा है तो उसके अंदर क्या जाएंगे, उस रोग के जो रोगाणु है वो खांसी के माध्यम से बाहर आएंगे, हवा में, वायु में आएंगे, और वायु में जब वो बच्चा वहाँ सामने बैठकर सांस ले रहा है तो उसके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे, जिससे वो बच्चा भी क्या होगा, उस रोग से ग्रस्त हो जाएगा। तो ये फैलने के सब कारण होते हैं। अब समझते हैं उद्भवन काल कितना होता है। इस रोग का संक्रमण 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। कितने सप्ताह तक रहता है? 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। यह रोग प्रायः 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में होता है। और जो काली खांसी रोग है वो कौन से बच्चों में होता है? ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं या 5 साल तक के हैं, उन बच्चों में काली खांसी देखने को मिलता है। और जो खसरा है ये भी बच्चों को होने वाला रोग है, साथ ही जो निमोनिया है ये भी छोटे बच्चों को होने वाला रोग है। तो जो इसका उद्भवन काल है कब से? 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। और कितनी उम्र के बच्चों में होता है? तो 5 वर्ष की तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। अब समझते हैं लक्षण कौन कौन से हैं। पहला लक्षण है बच्चों को समय समय पर खांसी के दौरे पड़ते हैं, और ये दौरे एक दिन में लगभग 5 से 20 बार तक पड़ सकते हैं। मतलब इस रोग में क्या होता है, बच्चे को समय समय पर, पूरे दिन लगातार नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा टाइम छोड़ के क्या होता है, खांसी आती है और भयंकर खांसी आती है, और लगभग दिन में 5 से 20 बार तक जो है खांसी आएगी। कैसी खांसी आएगी? भयंकर। ऐसी खांसी आती है जब शुरू हो जाती है तो कहो 5-10 मिनट तक बच्चा खांसता ही रहे, वो सांस ही ना ले पाए, तो ये क्या है, खांसी का दौरा होता है। मतलब लगातार वो 5 से 10 मिनट तक खांसता ही रहता है और वो कोई सांस
सांस भी नहीं ले सकता है बहुत ही आसानी से। खांसते खांसते क्या होता है, उल्टी तक हो जाती है। खांसी इतनी भयंकर होती है, इतनी ज़ोरदार होती है कि खांसते खांसते बच्चे को उल्टियाँ भी हो जाती हैं और खांसते खांसते क्या होता है, चेहरा भी लाल हो जाता है। तो समझ लीजिए जो खांसी होती है वो कितनी भयानक होती है। इस रोग में रोगी के फेफड़े प्रभावित होते हैं और इसी भयानक खांसी के कारण इस खांसी को कुकर खांसी भी नाम दिया गया। और इस रोग में क्या होता है, खांसते खांसते जो रोगी है उसके फेफड़े भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि खांसने से क्या होता है, फेफड़ों पे असर पड़ता है। कभी कभी रोगी को ज्वर भी आ जाता है और खांसी कभी कभी इतनी भयानक होती है कि खांसते खांसते जो बालक है वो इतना कमज़ोर और बेसुध हो जाता है कि उसे बुखार भी आता है, साथ ही आंखों से पानी भी बहने लगता है। तो ये सब थे क्या, लक्षण। आप समझते हैं बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। रोगी को अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से पृथक रखना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, एक संक्रामक रोग है। तो जितने भी संक्रामक रोग हैं, अगर कोई व्यक्ति इन सभी संक्रामक रोगों में से किसी एक संक्रामक रोग से ग्रसित है या अन्य कोई संक्रामक रोग से ग्रसित है तो उसे अन्य व्यक्तियों से पृथक रखना चाहिए। रोगी के बर्तन प्रयोग की गंदी सामग्रियों को भली प्रकार से विसंक्रमित किया जाना चाहिए, जिससे संक्रमण फैल ना सके। तो ये सब क्या है, बचाव के उपाय हैं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक शिशु या बालकों को DPT का टीका लगवाया जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि काली खांसी में कौन सा टीका लगता है, तो DPT का टीका लगता है। कौन सा लगता है, DPT का टीका लगता है। तो ये याद रखिएगा कि काली खांसी में दिया जाने वाला टीका या लगवाया जाने वाला टीका कौन सा है, तो DPT का टीका जो है काली खांसी में लगता है। रोगी को हवादार कक्ष में रखना चाहिए। कैसे कक्ष में, हवादार व खुले कक्ष में रखना चाहिए। ऐसे कक्ष में रखना चाहिए जिसमें जो हवा का पारगमन है वो अच्छा हो और साथ ही वहाँ पर संवादन जो है वायु का वो अच्छा हो। बच्चों के खिलौने इत्यादि की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों के जो खिलौने हैं वो साफ़ सुथरे व स्वच्छ होने चाहिए जिन्हें वो खेलते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते खिलौनों को मुंह में रख लेते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चे के जो खिलौने हैं उनको स्वच्छ व साफ होना चाहिए। अब समझते हैं कि उपचार क्या है। काली खांसी कुकर खांसी का उपचार करने के लिए रोगी को ठंड से बचना चाहिए, नहीं तो निमोनिया होने की आशंका रहती है। मतलब अगर रोगी को काली खांसी हो और उसे ठंड भी लग रही है, साथ ही उसे ठंड से बचाना चाहिए। अगर ठंड लग रही है तो ठंड से क्या होता है, सर्दी से निमोनिया हो जाता है, तो उसे ठंड से बचाना चाहिए। नहीं तो जो काली खांसी है वो निमोनिया का रूप ले लेती है और निमोनिया बहुत ही बच्चों के लिए खतरनाक जो बीमारी है वो मानी जाती है। अनुभवी एवं योग चिकित्सक से परामर्श लिया जाना चाहिए। रोगी को पर्याप्त विश्राम निद्रा लेनी चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, तो हल्का व सुपाच्य होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि काली खांसी क्या है, उसके लक्षण, बचाव के उपाय, कारण और उद्भवन काल। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आप समझते हैं दूसरा रोग कौन सा है, दूसरे रोग को जानते हैं। तो दूसरा रोग कौन सा है, टिटनेस। कौन सा है, टिटनेस। और ये भी क्या है, एक संक्रामक रोग है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में 2 डिजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो एक हम लोगों ने पढ़ लिया और दूसरा कौन सा है, टिटनेस। तो इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार का रोग है। ये क्या है, ये भी एक कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। कैसा, भयंकर और संक्रामक रोग है। और यदि समय रहते रोगी का इलाज ना किया जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो रोगी की जब मृत्यु हो जाती है तो समझ लीजिए अगर टाइम पर रोगी का इलाज नहीं हुआ तो ये रोग क्या करता है, रोगी की जान भी ले लेता है। तो ये एक संक्रामक के साथ साथ भयंकर रोग भी है। इस रोग को हम स्तंभ, धनुष, टंकार तथा धनु रोग भी कहा जाता है। और जो टिटनेस है उसके अन्य नाम क्या है, इसे स्तंभ रोग, धनुष टंकार रोग और धनु रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर टिटनेस की जगह धनुष टंकार लिखा है, स्तंभ लिखा है और साथ ही धनु रोग लिखा है तो वो किसको दर्शा रहा है, मतलब टिटनेस के अन्य नाम ही है। तो टिटनेस के ये अन्य नाम हैं। क्योंकि इस रोग में रोगी के मेरुरज अक्सर धनुष के आकार की हो जाती है। टिटनेस रोग में क्या होता है, जो रोगी की मेरुरज है उसका आकार कैसा हो जाता है, मुड़ा हुआ हो जाता है, यूँ धनुष जैसा हो जाता है, यूँ मुड़ जाती है उसकी रीढ़। इसलिए इस रोग को धनुष टंकार या धनु रोग भी कहा जाता है। टिटनेस रोग बच्चों को तथा प्रसव के कारण स्त्रियों को हो जाता है। टिटनेस जो रोग है वो किसको होता है, अधिकतर बच्चों में होता है। और साथ ही जो प्रसवकालीन वाली स्त्रियां होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, उनमें देखने को मिलता है। चोट या घाव
लगने पर गंदगी के कारण इसके रोगाणु शरीर में प्रवेश होकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। अगर किसी को चोट या घाव हो गया है और वो चोट या घाव गंदगी के संपर्क में आ रहा है, साथ ही उस घाव को स्वच्छ व साफ नहीं रखा जा रहा है, तो क्या होता है, गंदगी के कारण इस रोग के रोगाणु उस चोट या घाव के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं और प्रवेश होकर के कैसा रोग उत्पन्न कर देते हैं, टिटनेस नामक जो रोग है उसको उत्पन्न कर देते हैं। अब समझते हैं कि इसका उद्भवन काल कब से कब तक होता है। इसका उद्भवन काल 2 से 14 दिन तक होता है। कितना होता है? 2 से 14 दिन तक, मतलब 2 से 14 दिन के अंदर जो है इस रोग के जो लक्षण हैं वो शरीर में प्रकट हो जाते हैं, जबकि बिना हानि पहुंचाए या लक्षण प्रदर्शित किए रोग के रोगाणु शरीर में वर्षों तक रह सकते हैं। और इस रोग के रोगाणु इस प्रकार के भी होते हैं कि इनके लक्षण इतनी जल्दी प्रकट भी नहीं होते। कभी कभी तो क्या होता है, इस रोग के जो रोगाणु हैं वो व्यक्ति के शरीर में रहते हैं लेकिन उनके लक्षण प्रकट नहीं हो पाते इतने अधिक। तो ये रोग कैसा रहता है, ये इस रोग के रोगाणु शरीर में वर्षों तक जीवित रहते हैं। और इसका जो उद्भवन काल है, जब ये रोग भयंकर रूप धारण कर लेता है तो इसका उद्भवन काल कब से कब तक होता है? 2 से 14 दिन तक होता है। और इस दौरान क्या होता है, व्यक्ति के अंदर इस रोग के जो लक्षण है वो प्रकट हो जाते हैं। आप समझते हैं कि इसका कारण कौन सा है, किस जो जीवाणु है उसके कारण ये टिटनेस नामक रोग होता है। तो टिटनेस नामक रोग किसके कारण होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो टिटनेस है और इसमें टिटैनी, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग जो है याद कर सकते हैं इसको कि जो टिटनेस का जीवाणु है वो कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। टिटनेस का जीवाणु कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। टिटनेस टिटैनी, टिटनेस टिटैनी। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटैनी है वो टिटनेस रोग का जो जीवाणु है। टिटनेस का रोग का कारण होता है कौन? जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु है वो होता है जो गोबर, घोड़े की लीद, गंदी खाद तथा दूध में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? गोबर में पाए जाते हैं। जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु वो कहाँ पाया जाता है? गोबर में, घोड़े की लीद में और गंदी खाद में, साथ ही दूध में पाए जाते हैं। पैरों में लगी हुई चोट, घाव या बीमारी द्वारा नवजात शिशुओं की नाल काटते समय बच्चे के माता के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। तो ये रोग किस किस में पाए जाए? गोबर में पाए जाएंगे और घोड़े की लीद में, गंदी खाद में, दूध में पाए जाते हैं। तो अगर किसी को घाव या चोट लग गई है, पैरों में चोट लग गई है, तो वो मिट्टी के संपर्क में आ रहा है, वहाँ पर गोबर के संपर्क में आ रहा है उसका पैर, और इन सारी जो चीज़ें हैं उनके संपर्क में आ रहा है, तो उस जो रोग के जो जीवाणु है वो इन सब के माध्यम से जो रोगी व्यक्ति का घाव या चोट है उसके अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं और शरीर के अंदर जो है प्रविष्ट होकर के लक्षण को प्रकट करने लगते हैं। नवजात शिशुओं की नाल काटते समय बच्चे व माता के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। नवजात शिशु की जो गर्भनाल होती है उसको काटते समय क्या होता है, इस रोग के जो रोगाणु है, अगर असावधानी बरती जाती है तो इस रोग के रोगाणु उसके माध्यम से शरीर में प्रविष्ट होकर बच्चे में टिटनेस का जो रोग है वो उत्पन्न कर देते हैं। अब इसके लक्षण जानते हैं कि कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। टिटनेस के प्रभाव से रीढ़ की हड्डी धनुष आकार की हो जाती है, जिस कारण इसे धनु रोग अथवा स्तंभ रोग भी कहा जाता है। टिटनेस रोग में क्या होता है, इस रोग के प्रभाव से जो व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है उसका आकार कैसा हो जाता है, मुड़ा हुआ हो जाता है, धनुष जैसा यूं हो जाता है। सामान्यतः हम लोगों की जो रीढ़ है इस प्रकार की होती है, लेकिन इस रोग में जो रीढ़ है वो मुड़ करके ऐसी थोड़ा सा गोल टेढ़ी धनुष के आकार की हो जाती है, इसलिए इसे धनु रोग या स्तंभ रोग भी कहा जाता है। मांसपेशियों की मुख्य विशेषता उनका फैलना तथा सिकुड़ना है। जो मांसपेशियां हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है कि फैलना और सिकुड़ना। मांसपेशियों के फैलने व सिकुड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है, मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती है। और इस रोग में क्या होता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां उनकी जो फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है और उनमें क्या आ जाती है, निष्क्रियता हो जाती है, मतलब वो कोई भी कार्य, फैलने जो सिकुड़ने का कार्य है वो नहीं कर पाती हैं। मांसपेशी निष्क्रियता जब फेफड़े व हृदय को प्रभावित करती है तो फेफड़ों व हृदय अपना कार्य करना बंद कर देता है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो जब फैलती है और सिकुड़ती हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में पहुंचता है। लेकिन जब शरीर की जो मांसपेशियां हैं ना वो फैल रही है ना सिकुड़ रही है तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, हृदय और फेफड़ों पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, श्वास रुक जाते हैं और रक्त परिवहन की क्रिया जो है बंद हो जाती है, क्योंकि जो परिवहन का कार्य कर रही है वो ही क्या कर रही है, वो ही निष्क्रिय हुई पड़ी है, जिससे हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया है, जो रक्त परिवहन की क्रिया है वो रुक जाती है और व्यक्ति को जो है, व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। अब समझते हैं इसके बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। अस्पताल में नवजात शिशु को प्रायः ट्रिपल इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अस्पताल में क्या होता है, इंजेक्शन जो टिटनेस है उससे बचाव के लिए ट्रिपल इंजेक्शन लगा दिया जाता है।
बच्चे को टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है। और जो ट्रिपल इंजेक्शन होता है उसमें 3 रोगों से बचाव का टीका होता है। कौन कौन सा होता है? ट्रिपल इंजेक्शन में टिटनेस का होता है, काली खांसी का होता है और डिप्थीरिया का होता है। तो ट्रिपल जो इंजेक्शन है वो किसके लिए लगता है? टिटनेस के लिए लगता है, काली खांसी के लिए लगता है, डिप्थीरिया के लिए लगता है। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा जो टीका है वो 3 रोगों से बचाता है। और इसको ट्रिपल इंजेक्शन को डीपीटी का भी टीका कहते हैं। मतलब डीपीटी टिटनेस हो गया, परट्यूटिस हो गया और तुम्हारा कौन सा हो गया? ये डिप्थीरिया हो गया। तो डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाता है? इसे ट्रिपल इंजेक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये 3 रोगों से बचाता है। डिप्थीरिया से बचाएगा और काली खांसी से बचाएगा और टिटनेस से जो बचाने का कार्य है वो करता है। और जो काली खांसी है उसका जो रोगाणु क्या है? बैसिलस परट्यूसिस है। तो इसलिए इसको पी से हम लोग क्या करेंगे? पी से जो है डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि जो डीपीटी का टीका है उसे ट्रिपल इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है और ये 3 रोगों से बचाव करता है। कौन कौन रोगों से? काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। यहाँ तक समझ लिया। 5 वर्ष के पश्चात इसे पुनः लगवा दिया जाना चाहिए। और जो ये टीका है वो कब तक सुरक्षा प्रदान करता है? 5 साल तक। 5 साल के बाद इसे पुनः लगवाया जाना चाहिए। जन्म के पश्चात ट्रिपल इंजेक्शन ना लग पाए तो 1 महीने के अंदर इसे अवश्य लगवा दिया जाना चाहिए। अगर जन्म के पश्चात ये इंजेक्शन नहीं लग पाता है तो 3 महीने के अंदर इसे अवश्य लगवा दिया जाना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को भी टिटनेस से बचाव के लिए प्रसव पूर्व टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया जाना चाहिए। और जो गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको टिटनेस से बचाने के लिए क्या होता है? प्रसव के पूर्व ही, डिलीवरी के पहले ही टिटनेस का इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे उनको टिटनेस ना हो। घाव ठीक होने तक उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर घाव किसी व्यक्ति को हो गया, चोट लग गई है तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। गंदगी के संपर्क में नहीं लाना चाहिए और साथ ही उसे ढक करके जो है पट्टी वट्टी बांध करके दवा लगा करके रखना चाहिए जिससे उस घाव के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में टिटनेस के जो जीवाणु हैं वो प्रविष्ट ना हो पाए। उपचार क्या कर सकते हैं? टिटनेस के उपचार के लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया जाना चाहिए और रोग को किसी भी संक्रामक पदार्थ से स्वच्छ रखना चाहिए। चोट को क्या करना चाहिए? किसी भी संक्रामक पदार्थ से स्वच्छ रखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को भी टिटनेस से बचाव के लिए प्रसव पूर्व टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दिया जाना चाहिए। घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इंजेक्शन से पूर्व नीडल को भली प्रकार संक्रमित किया जाना चाहिए। संक्रमित नहीं, यहाँ पर विसंक्रमित किया जाना चाहिए। मतलब विसंक्रमित किया जाना चाहिए। उसको भली प्रकार से कैसा किया जाना चाहिए? विसंक्रमित व उसको एक प्रकार से स्वच्छ किया जाना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को क्या हो? टिटनेस का रोग ना हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज अपनी क्लास में जाना है। तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में 2 डिजीज़ कवर किए हैं, काली खांसी और टिटनेस। अभी जो है 3 से 4 डिजीज़ आप लोगों के बचे हैं। दिन को हम लोग 2-2 करके एक क्लास में कवर कर लेंगे जिससे कि 2-3 क्लास में आप लोगों के जो डिजीज़ वाला चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस वाली क्लास के MCQ लगाएंगे और इस वाले चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 110% आता ही आता है। हर बार पूछा जाता है, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो टिप्पणी के रूप में आए, चाहे वो प्रश्न के रूप में आता ज़रूर है। डिजीज़ पूछा ज़रूर जाता है। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो देख लीजिए, आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ जो कंटेंट है वो मिल रहा है और सारी चीज़ें बिल्कुल NCERT की बुक से पढ़ाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि NCERT नहीं है, सारी चीज़ें एक जो पॉइंट है, एक लाइन आप लोगों की NCERT की बुक से पढ़ाई जा रही है। तो जो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को जो क्लास है वो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।